प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। आइए विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम आपकी नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी भाषा परीक्षण के अंतर्गत एक अनुच्छेद को हल करके बताते हैं। और अनुच्छेद हमने विगत 2016 से लिया है और इस कालखंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक अनुच्छेद को हल करने के लिए क्या क्या आवश्यक है और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ सके और नीचे दिए गए जो संबंधित प्रश्न हैं उनके उत्तरों का चयन कर सके। देखिएगा, यहाँ पर ग्रीन बोर्ड में मैंने अनुच्छेद को लिखा हुआ है और संबंधित प्रश्नों को भी लिख दिया है। इसके अलावा भाषा ज्ञान और व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शब्द ज्ञान, यानी आपको शब्दों का कितना ज्ञान है, शब्दों की कितनी जानकारी रखते हैं, इसके संबंध में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा किस तरह से शब्दों की जानकारी पूछी जाती है। शब्दों की जानकारी के अंतर्गत ही आप यहाँ देखेंगे तो विपरीतार्थी, इन्हें हम विलोम शब्द भी कहते हैं, विरुद्धार्थी भी कहते हैं, है ना, विरोधी शब्द भी कहते हैं, तो इनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा समानार्थी अर्थात जो शब्द के मायने होते हैं, मीनिंग्स होती हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है। इसके अलावा शीर्षक लेखन, यदि अनुच्छेद दिया गया है उस अनुच्छेद का सही शीर्षक क्या होगा, इसके बारे में भी पूछा जाता है। एक बात और है कि वाक्य विन्यास के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाती है। कोई वाक्य सही है या गलत है, वाक्य रचना कैसी है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आपको किसी अनुच्छेद को हल करने के लिए क्या क्या करना आवश्यक होता है, तो देखिएगा, सबसे पहली बात और बड़ी बात यह है कि आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं तो आपको हिंदी भाषा अच्छी तरह से पढ़ते आना चाहिए। और यदि आपको पढ़ते आता है तो आप उसका अर्थ भी समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको भाषा पढ़ते आना चाहिए, हिंदी पढ़ते आना चाहिए। ठीक है, धारा प्रवाह, यदि आप अटक अटक के पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक शब्द को अलग अलग करके पढ़ते हैं, तब तो फिर आप इस तरह के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। आवश्यक यह है कि आप धारा प्रवाह हिंदी को पढ़ते हो और पढ़ते हुए ही उसके अर्थ को भी समझते हो। सबसे पहली बात यह है कि आपको हिंदी भाषा अच्छी तरह से पढ़ते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी शब्द की अशुद्ध वर्तनी कर रहे हैं, शुद्ध वर्तनी करते आना चाहिए और प्रत्येक शब्द का अर्थ भी आपको समझना आवश्यक है। ठीक है, पहली बात यह होगी। दूसरी बात, यदि आपको हिंदी पढ़ते आती है तो आप जो अनुच्छेद दिया गया होता है उस अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। एक बार आप पढ़े पूरा, प्रारंभ से समझते हुए पूरा एक बार पढ़ करके समझ लें। इसके पश्चात पुनः दूसरी बार फिर और उस अनुच्छेद को पढ़ें। जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको उस अनुच्छेद में जो दी गई बातें हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। जब इस अनुच्छेद को आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनको हल करने में बड़ी सुविधा होगी। पढ़ते समय आप पेन या पेंसिल जो है आप चाहे तो रेखांकित कर सकते हैं। हालांकि परीक्षा में प्रश्न पत्र के ऊपर पेन पेंसिल चलाने के लिए मनाही होती है, फिर भी यदि यहाँ कुछ कठिन शब्द है, मान लिया जाए आपको पढ़ते समय कुछ कठिन शब्द लग रहे हैं, तो उनके लिए अंडरलाइन भी कर सकते हो, या अंडरलाइन नहीं करना तो उनको ध्यान रखना है। हो सकता है उनके अर्थ पूछ ले या उससे संबंधित कोई बात पूछी जा सकती है। जब आप पूरे अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इसके पश्चात प्रश्नों को पढ़ना आरंभ करना चाहिए। प्रश्न को एक बार दो बार समझते हुए पढ़ना चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। प्रायः विद्यार्थी ये करते हैं कि प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, आधा अधूरा पढ़ लेते हैं और सोचते कि नहीं समझ में आ गया और बहुत जल्दी में उत्तर का चयन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रश्न को
अच्छी तरह से समझते हुए ही पढ़ना है। इसके बाद में उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब देखिएगा यहां पर जो अनुच्छेद दिया गया है, ठीक, या इसी को हम गद्यांश भी कहते हैं, है ना। इसको मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि हम किस तरह से पढ़ेंगे और यहां तक जो दिए गए प्रश्न है उनको कैसे हल करेंगे। बच्चों, ये जो अनुच्छेद है यह 2016 की नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, और उसी को हमने लिखा है और आपको यही समझाते हैं। और इसी तरह से जो भी अनुच्छेद परीक्षा में आएगा तब उसको हल करना है। सुबह जब तक नानी आई, यहां ध्यान देना है कि जहां विराम चिन्ह लगे हैं तो विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए अल्पविराम आ गया, तो सुबह जब नानी आई हमने अपने वे वस्तुएं निकाल कर बाहर कर दी थी जो पुरानी हो गई थी और अब इस्तेमाल नहीं हो रही थी। इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि सुबह जब नानी आई तो हमने उन सारी चीजों को बाहर निकाल कर दिया था जो अब इस्तेमाल नहीं हो रही थी। यही बात यहां पर कही गई आगे। लेकिन अगर मैं कभी भी दोपहर बाद लौटता, यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर कौन बोल रहा है? लेकिन अगर मैं कभी भी दोपहर बाद लौटता, तो यहां पर मैं जो है ये कुल मिला के लेखक के लिए उपयोग हुआ है। ठीक है, तो नानी को बरामदे की छाह में छोटे स्टूल पर बैठी, यहां पर अल्पविराम आ गया है ना। बरामदे की छाह में छोटे स्टूल पर बैठी अपने को पंखा झलती कैंप स्टोव पर चाय बनाती हुई पाता। ठीक, इतना आप समझ गए। आगे देखिएगा, आसपास बच्चों के होने के निशान, उनके अपने जेवर, खाने के व्यंजन या तेजाब जैसे कटाक्ष के बिना। मैंने जब उन्हें कार के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा पहले तोलो फिर बोलो, फिर सोचो और उसके बाद बोलो। मैं उन्हें ऐसी मुद्रा में देखता जो मैंने तब कभी नहीं देखी जब मैं उनके साथ बड़ा हो रहा था। तो बच्चों, इस तरह से अनुच्छेद है। अब देखिएगा अनुच्छेद में और महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी चाहिए कि ऐसे कुछ शब्द आते हैं शायद उनके अर्थ आपको न बनते हो, आपको मैं बताना चाहता हूं। देखिएगा यहां पर पंखा झलती, अब झलती का मतलब क्या है? पंखा करना, पंखा उड़ाना। गर्मी के दिनों में जब गर्मी लगती है तो एक पंखा ले लेते हैं, उसको हाथ से ऐसा हवा करते हैं, उसको कहते हैं झलना, पंखा झलना। तो ये आपको आना चाहिए। अब यहाँ दिया कैंप स्टोव। कैंप स्टोव यानी जहां कहीं कैंप लगता है, मान लो पिकनिक पर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वहां पर एक स्टोव होती है भोजन बनाने के लिए, वो कैंप स्टोव है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर निशान, निशान मतलब यानी एक प्रकार की पहचान या चिन्ह। और आगे व्यंजन का मतलब होता है पकवान, यानी जो भी हमारे घर में खाने पीने की वस्तुएं बनती हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और यहां देखिएगा तेजाब, तेजाब जैसे कटाक्ष। अब तेजाब क्या होता है? तेजाब एक प्रकार का अम्ल होता है और वो इतना तेज होता है कि किसी वस्तु पर गिर जाए तो उसको जला देता है, इतना तीव्र होता है। तो यहाँ तेजाब जैसे कटाक्ष, कटाक्ष का मतलब यानी कटीले स्वर, अर्थात ऐसे शब्द किसी को बोलना कि उनको बहुत बुरा लग जाए। ठीक, ऐसा यहाँ आशा है तेजाब जैसे कटाक्ष। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक कहावत आ गई है, पहले तोलो फिर बोलो। ठीक है, आशय से क्या है कि कभी भी किसी बात को बोलने के पहले उस बात को समझना आवश्यक है। तोलो का मतलब उस बात को समझना आवश्यक है और पूरा समझ जाने के पश्चात उसके बारे में बोलना है, फिर सोचो और उसके बाद बोलो। ठीक, मैं उन्हें ऐसी मुद्रा, अब मुद्रा का मतलब हाव भाव, चेहरे के हाव भाव जो हैं, जब हम दूसरे के सामने अपने आप को प्रदर्शित करते हैं वो कहलाती मुद्रा। ठीक है, कोई ऐसी वाला खड़ा मालूम की मुद्रा कहलाएगी। ठीक, कोई नृत्य मुद्रा में खड़ा है, अगर नाचने वाली स्थिति में खड़ा है उसको हम नाचने वाली मुद्रा कह सकते हैं।
तो मुद्रा का अर्थ हुआ। तो आम बच्चों यहाँ पर जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद में जो आजू बाजू आए अन्य शब्द है उनके माध्यम से अर्थ को समझते हैं। जैसे यहाँ मुद्रा, अब मुद्रा का मतलब रुपया पैसा भी होता है, किंतु यहाँ मुद्रा का मतलब रुपया पैसा से नहीं है। यहाँ मुद्रा का मतलब एक व्यक्ति की स्थिति, ठीक है, वो किस स्थिति में खड़ा है, बैठा है, ठीक, वो स्थिति कहलाती है। तो जो किसी वाक्य में उसके आजू बाजू के जो शब्द होते हैं, ठीक है, उनके माध्यम से हम उन शब्दों के अर्थ को समझ सकते हैं। तो अनुच्छेद को समझने के लिए आवश्यक है कि हम उसको 2 बार 3 बार अच्छी तरह से पढ़ें, समझने का पूरा प्रयास करें, अर्थ को समझ जाए, उसके पश्चात ही हम प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ करें। अब देखिएगा प्रश्न 1 है, देखिए यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है। कहाँ का वाक्य? इस अनुच्छेद का वाक्य है कि जब मैंने उन्हें कार के बारे में पूछा, ठीक है, ये कथन है। कहां पर दिया हुआ है? यहां देखिए, मैंने जब उन्हें कार के बारे में पूछा, तो यहां पर देखिए जब मैंने उन्हें कार के बारे में पूछा, ये कथन है। इस कथन में मैंने, यहां मैंने का आशय है। अब मैंने का क्या आशय है? 4 उत्तर है, नानी ने, पुत्र ने, पुत्री ने या लेखक ने। तो भाई यहां पर मैंने का आशय क्या है? ये जो अनुच्छेद को जिस भी व्यक्ति ने लिखा है अर्थात वो लेखक है, तो लेखक ने ही यहां मैंने के रूप में प्रयोग किया, अतः क्या आ जाएगा उत्तर? लेखक ने। प्रश्न 2, नानी का कौन सा कार्य कहानी सुनाने वाले को सबसे कम पसंद था? कहानी सुनाने वाला जो भी था कहना चाहिए, उसको सबसे कम पसंद क्या था? नंबर 1, कैंप स्टोव पर चाय बनाना। यानी नानी का कैंप स्टोव जो था उस पर चाय बनाना पसंद नहीं था, या कार के बारे में रूखा जवाब देना, या बरामदे की छाह में बैठना, या चौथा है बच्चों की प्रतीक्षा करना। तो निश्चित ही कहानी सुनाने वाले को कार के बारे में रूखा जवाब देना पसंद नहीं था, ठीक है। तीसरा प्रश्न, नानी दोपहर में कहां बैठी थी? सीधी सी बात है, 4 उत्तर है, गलियारे में, बरामदे की छाया में, बगीचे में, खुले बरामदे में। तो यहां पर स्पष्ट किया गया बरामदे की छाह, है ना, तो यहां क्या जाएगा? बरामदे की छाया में। चौथा प्रश्न है, कैंप स्टोव का उपयोग होता था। कैंप स्टोव का उपयोग होता था, कैसे होता था? देखिएगा, कैंप स्टोव पर चाय बनाती हुई पाता, यानी चाय बनाने के लिए उपयोग होता था। तो यहाँ पर 4 उत्तर देखिएगा, भोजन बनाने के लिए, पानी उबालने के लिए, चाय बनाने के लिए, या केक बनाने के लिए। तो उत्तर क्या होगा? चाय बनाने के लिए। और 5वां प्रश्न, निकाल बाहर कर दी थी। ये कथन दिया है, यहां पर दिया है ना, निकाल बाहर कर दी थी। कहां से? ये निकाल बाहर कर दी थी, ये कथन दिया है यहाँ से तात्पर्य है, यानी इसका क्या अर्थ है? निकाल बाहर कर दी थी का अर्थ क्या है? पहला है दूर ले जाई गई, दूसरा है ध्यान केंद्रित किया, तीसरा है उलट कर दी गई, और चौथा है साफ कर दी गई। तो बच्चों, निकाल बाहर कर दी गई का आशय यह है कि दूर ले जाई गई, ठीक है, दूर ले जाई गई, ये होगा हमारा सही उत्तर। तो देखिएगा, हालांकि ये जो अनुच्छेद है, गद्यांश है, ये थोड़ा सरल है और प्रश्न भी सरल दिए गए हैं, किंतु कभी कभी कठिन भी होता है। हो सकता है इसके बारे में, इसका शीर्षक क्या है ये पूछ ले, या यहाँ किसी शब्द का विलोम शब्द पूछ ले, मीनिंग पूछ ले, इस प्रकार के भी प्रश्न बन करके अक्सर आते हैं। तो बच्चों, इस तरह से सबसे पहले अनुच्छेद को आपको अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, इसके पश्चात दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। अगले कालखंड में हम मिलेंगे किसी नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।